हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशोलॉजी क्लास। आज इस लेक्चर की हम लोग बात करने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे। अभी जो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का टॉपिक है ये यूनिट 1 से है। यूनिट 1 में से अभी तक हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, ओरिजिन कंप्लीट किया हुआ है सोशोलॉजी के बारे में। और उसके बाद जो नेक्स्ट सब सेक्शन है फर्स्ट यूनिट में वो है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे, जो कि हमने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। वो भी समझा हमने कि पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। अब उस सेक्शन के अंदर जो है हम लोगों को 3 पर्सपेक्टिव्स के साथ डील करना है। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल पर्सपेक्टिव, सेकंड इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड वन इज़ इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड पर्सपेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Okay, introduction. As structural functionalism has established itself as a dominant mode of sociological analysis, conflict theory is still in its infantile stage. There are many attempts in contemporary sociology to develop a unified conflict mode of sociological analysis to match the theory of structural functionalism. अगर हम बात करते आप क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स को देखोगे, उनका स्टार्टिंग में जो फोकस रहा है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का रहा है, या उनका फोकस जो है फंक्शनल पे ज़्यादा रहा है। अगर हम टालकिट पार्सन की बात करें या फिर हम लोग ऑगस्ट कुंट की बात करें, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्कहाइम, मर्टन, सबका जो फोकस रहा है वो फंक्शनलिज्म पे रहा है। या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की हम लोग बात करें कि किस तरह से सोसाइटी के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और कौन से पार्ट्स जो है सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, किस तरह से वो पार्ट्स जो है उसको इंटैक्ट बनाए हुए हैं एक सोशल सिस्टम को। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, दोनों को कंपेयर करें, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो काफ़ी पुराना है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं, पहला फोकस किस पे हुआ था? फंक्शनलिज्म पे हुआ था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है इज स्टिल इन इट्स इन्फेंटाइल स्टेज। अब जो है कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट जो है दे आर ट्राइंग सो दैट जिस तरह से स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का एक यूनिफाइड एनालिसिस है, वैसे ही हम लोग कॉन्फ्लिक्ट का भी बना सके एक तरीके का अटेम्प्ट, जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कॉन्फ्लिक्ट मोड ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस जो है उसको बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सके। Although the sociological conflict theory is of recent origin, the foundation of conflict theory were laid by ancient philosophers and statesmen. अगर हम लोग बात करें sociological conflict theory की, तो नो डाउट वो रिसेंट ऑरिजिन की है, बट जो इसकी फाउंडेशन है बहुत पहले की हो चुकी है बाय वेरियस philosophers and the statements. Now, when disagreement came in certain things like theories, ideas ultimately lead to conflict. जब भी किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट आए, किसमें? थियोरीज़ में, आइडियोलॉजी में, वैल्यू में, तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ऐसा तो नहीं हमें हर किसी की हर बात पसंद आती है, कोई ना कोई हमें गलत भी लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें वो चीज़ गलत लग रही है तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट मोड में आ जाते हैं या हम रिबेल करना शुरू कर देते हैं। और ये सोसाइटी में नॉर्मल है, हर जगह पे नॉर्मल है, हर सोसाइटी में इट इज़ कंसिडर नॉर्मल। कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि वो हर बार जो है डिसफंक्शनल होगा सोसाइटी के लिए, कभी कभी वो फंक्शनल भी होता है। ये हम आगे स्टडी करेंगे। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन द क्लासिकल वर्क्स। अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के क्लासिकल वर्क्स की बात करें, किन किन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और किस तरह से आइडियोलॉजी रही है रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। फर्स्ट वन इज़ द पावर रिलेशन ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब जो फर्स्ट वन है उनका है कि जस्ट बिकॉज ऑफ पावर, या फिर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो उसके बेसिस पे जो है देयर इज़ द कंपटीशन है वहाँ पे, या फिर वो जो कंपटीशन जो है वो किसको अराइज कर रहा है? कॉन्फ्लिक्ट को अराइज कर रहा है विद इन द सोसाइटी। इसमें हम लोग बात करते हैं मैकियावेली, बॉर्डन, हॉब्स एंड मॉस्का हैव एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट इन द पॉलिटी इन टर्म्स ऑफ पावर रिलेशंस। अभी पावर रिलेशंस को किस एरिया में हम लोग देख रहे हैं? पॉलिटी में,
किसी के पास पावर है, किसी के पास पावर नहीं है। जिनके पास पावर है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके पास पावर नहीं है वो सप्रेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन दैट, बिकॉज देयर इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल इन क्लासिकल इकोनॉमीज़। उसके बाद जो सेकंड वाला है दैट इज़ दी स्ट्रगल इन क्लासिकल इकोनॉमी। अब यहाँ पे आती है इकोनॉमी की बारी। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल की बात किया, सेकंड में हम लोग बात करें इकोनॉमी की। इसमें आते हैं एडम स्मिथ, रॉबर्ट मैल्थस एंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट फॉलोइंग देम प्लेस्ड इकोनॉमिक कंपटीशन एट द सेंटर ऑफ देयर इंक्वायरी। अब यहाँ पे इकोनॉमी की बात आती है। हमारी जो सोसाइटी है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होगा, हमारी सोसाइटी एक जो उसका फंक्शनिंग होगा वो भी प्रॉपर वे से होगा। अब इनका कहने का मतलब है कंपटीशन किस बात का है या कॉन्फ्लिक्ट किस पे है, इकोनॉमी के बेसिस पे, बिकॉज इकोनॉमी को जो है वो कहाँ रखा गया, सेंटर में। अब जो क्लासिकल अगर हम लोग बात करें कॉन्फ्लिक्ट की थियोरी की तो दो की बात की, एक तो पावर रिलेशंस कहाँ पे, एक पॉलिटिकल स्फेयर में और दूसरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल कहाँ पे, इकोनॉमी में। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को सेंटर में रखा गया जिसके अराउंड जो है बाकी के इंस्टीट्यूशन जो है रहेंगे और वो वैसे ही रन करेंगे। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो बाकी के इंस्टीट्यूशंस भी प्रॉपर रन करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं बाकी के इंस्टीट्यूशंस भी सफ़र करेंगे। Sociological conflict theory is largely a synthesis of these two traditions with primary focus on unequal distribution of rewards in society. अब जो सोशोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो किस पे रिलाई करती है, टू ट्रेडिशन जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, पावर रिलेशंस की और दूसरा ट्रेडिशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रगल या इकोनॉमिक कंपटीशन। कार्ल मार्क्स इज़ इट्स लीडिंग आर्किटेक्ट। जब हम लोग सोशोलॉजिकल थियोरी में जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो कार्ल मार्क्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। उसके बाद सी राइट मिल्स, राल्फ डेरेनड्रॉफ, इरविंग लुइस हॉरोविट्ज़, लेविस कोसर, हर्बर्ट मार्क्यूज, रैंडल कॉलिंस एंड एंडर गुंडर फ्रैंक आर अमंग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज ऑफ कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी। कार्ल मार्क्स तो है ही है जब हम क्लासिकल की बात करते हैं। उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी में भी काफ़ी लोगों ने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी की बात की है एंड दे आर कंसिडर्ड एज द कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट। Conflict theory tend to be specific, restricted to the interrelationship between two or more units within the society. Racial tension, class war, religious conflict, strike, protest, student power movements, revolution, peasant uprising become subject of analysis. जब हम लोग conflict theory की बात करते हैं it need to be specific, जहाँ पे restricted to interrelation between two or more units. देखो अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है। आप प्रीवियस सोसाइटीज़ को देखोगे कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी था, आप आज की सोसाइटी देखोगे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी है। सिंपल सा आप फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन देखोगे, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में भी कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होता है। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, आप ट्रेस बैक करो सोसाइटीज़ को, आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वायलेंस वाला हो। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जस्ट एक स्मॉल सा रिबेल भी हो सकता है, या फिर आप जस्ट अपनी बात बोल के थोड़ा सा पिछाई कर लो, दैट कैन बी कंसिडर एज कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया वैसा करके। तो अब यहाँ पे क्या है, कार्ल मार्क्स ने किसकी बात की हुई है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, एंड रैल्फ डेरेनड्रॉफ ने बात की है अथॉरिटी की। रिप्रेजेंट मैक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। कार्ल मार्क्स एंड रैल्फ डेरेनड्रॉफ ने किसकी बात की हुई है, रिप्रेजेंट मैक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज। मैक्रो लेवल पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात की हुई है। सी राइट मिल्स थ्योरी ऑफ पावर एलीट इज ऑल्सो अ जनरल थ्योरी बट इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज लिमिटेड टू अमेरिकन सोसाइटी। सी राइट मिल ने भी थ्योरी ऑफ पावर एलीट की बात की हुई है बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेरिकन सोसाइटी ओनली। द कॉन्फ्लिक्ट theorists assume that societies are in constant stage of change in which conflict is a permanent feature. कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट ने क्या बोला कि जो सोसाइटी है हमारी वो डायनामिक
नहीं है, सॉरी वो डायनामिक है, वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है, वहाँ पे एक चेंज आता ही रहता है, दैट इज़ कांस्टेंट, मतलब चेंज आता ही आता है। दैट मीन्स जो हमारी सोसाइटी है वो क्या है, डायनामिक नेचर है। इन विच कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ परमानेंट फीचर, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, परमानेंट फीचर है। देखो चेंज तभी आएगा जब कहीं रिबेल होगा। अगर हमारी सोसाइटी अब स्टार्टिंग से ही ऐसी चलती नहीं आ रही है, हमारी सोसाइटी में काफ़ी बदलाव आया है और उस बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो चलता आ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक परमानेंट फीचर है जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई आउटराइट वायलेंस, इट इंक्लूड्स टेंशन, हॉस्टिलिटी, सिवियर कॉम्पिटिशन एंड डिसएग्रीमेंट ओवर गोल्स एंड वैल्यूज़। कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है उसमें वायलेंस हो, कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरह का टेंशन भी हो सकता है, ऑपोजिशन भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, किसी बात का डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, किस पे, गोल्स पे या कुछ वैल्यूज़ पे। Conflict is not deemed here as an occasional event that disturbs the smooth functioning of the system. It is regarded as a constant process and an inevitable part of the social life. अब जो conflict है हमारे यहाँ पे, अब हम लोग उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो हर बार हमारी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है, या हम बोले कि जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारी सोसाइटी का। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कांस्टेंट प्रोसेस है और इट इज़ कंसिडर एज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में चेंज आता है या न्यू थिंग्स की फॉर्मेशन होती है। दैट इज़ द फंक्शनल साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। सोशोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सोशोलॉजिस्ट ने क्या किया हुआ है, टू ब्रॉड कैटेगरीज में कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट, एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट। एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, these are sources of change from within a society and indicate the most common area of conflict which may be analytically distinguished as follows. अब कॉन्फ्लिक्ट जब विद इन द सोसाइटी हो, ठीक है, आपकी एक सोसाइटी है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको और ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे कर दें, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली में जब कॉन्फ्लिक्ट हो दैट इज़ कॉल्ड एज द एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक माइक्रो लेवल पे आके मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। इसमें अब इसको कैसे हम लोगों ने डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ायरेबल्स, ठीक है। फर्स्ट वन हम लोग बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ायरेबल। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है किस किस चीज़ों पे होता है। वन ऑफ द प्राइमरी sources of societal conflict is the differential distribution rewards such as wealth, power and prestige within the given society. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस का, वेल्थ का, पावर का, प्रेस्टीज, उसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फॉर एग्जांपल फैमिली में कुछ को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले या उनको ज़्यादा वेल्थ मिल जाए, उनको ज़्यादा कंसिडरेशन मिले, तो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, क्योंकि अदर पर्सन गेट रिबेलियस, वाई इनको इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है। सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी. To some sociologists, particularly Dahrendorf, the authority structure is the primary source of conflict. अब कॉन्फ्लिक्ट इसका अथॉरिटी का होता है जहाँ पे आपके पास लेजिटिमाइज्ड पावर है जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हैं। डेरेनड्रॉफ के अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी एक बेस है। अगर आप घर बनाते हो तो घर का भी पहले आप एक बेस बनाते, उसके बाद उस पर पूरी की पूरी जो पूरा घर है वो स्टैंड करता है। अदरवाइज़ अगर बेस नहीं होगी तो वो घर कभी भी गिर सकता है। सेम इज़ द केस विद आवर सोसाइटी ऑल्सो। डेरेनड्रॉफ के अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटी है वो हर सोसाइटी का एक बेस है जिसके ऊपर बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस है वो रिलाई करते हैं। अब डेरेनड्रॉफ ने क्या बोला, जो अथॉरिटी है वो मेन सोर्स है किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। अथॉरिटी की वजह से ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। No organization exists without a system of authority, and a system of authority necessarily involves conflict between those who give orders and those who take them. अब जिसके पास authority है उनके पास legalized, legitimized power है and they have right to give orders and make decisions. अब हर कोई तो उन orders के ऊपर rely करेगा नहीं या तो मानेगा नहीं, तो वहाँ पे अब कंपटीशन किस बात का है, कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है, किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो ऑर्डर्स दे रहे हैं
और वो जो उन ऑर्डर्स को ले रहे हैं जिनको उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। What is good for society is not necessarily good for individual. For often there is a basic conflict between the interest of the two. अब ज़रूरी नहीं जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है वो एक इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा हो। सो देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। क्या पता हमारी सोसाइटी कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो किसी इंडिविजुअल को पसंद ना आए, ठीक है। तो मतलब जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स हैं उनका जो इंडिविजुअल का रिएक्शन क्या होगा, वो रिबेलियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी। W.L. Thomas has argued that the evolution of the individual personality is the result of continuous struggle between society and the individual. W.L. Thompson के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरह से इवॉल्व होती है, जब एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल हो किसकी, एक इंडिविजुअल की और एक सोसाइटी की। नेक्स्ट इज द एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, दीज आर द सोर्सेज ऑफ चेंज आउटसाइड द सोसाइटी एंड नॉर्मली फॉल इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। आपकी जब हमने एंडोजीनियस की बात की, एंडोजीनियस में हमने बात की कि फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, विद इन दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनियस। अब आप समझ लो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी जहाँ पे आपकी भी फैमिली है, अदर फैमिली ऑल्सो देयर, बट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, आउटसाइड दी सोसाइटी, ठीक है। जो सोर्स ऑफ चेंज है वो क्या होगा, आउटसाइड द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल वॉर, विद इन वॉर नहीं, आउटसाइड। फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री पे जो है वॉर की तैयारी करे, दैट काइंड ऑफ थिंग। द विद इन नहीं, विद इन नेशन नहीं, आउटसाइड द नेशन, आउटसाइड द सोसाइटी, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे हम 3 कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहले हो गया वॉर्स, अ स्टेट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ चाइना एंड इंडिया, ठीक है, वो भी केस एक वॉर का ही सिचुएशन बन रहा था, तो उस तरह के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द कल्चरल इन्वेजन, जिसमें हम लोग कल्चरल इन्वेजन, जहाँ पे कोई कल्चर बाहर का कल्चर आके इन्वेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कल्चरल इन्वेजन, unwelcome kind of intrusion you can say, और some different set of values जो कि आके उस कल्चर की या उस नेशन की वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करें। इंटरकल्चरल transactions are a perpetual source of conflict between societal orders, variously interpreted as boundary exchanges, cultural frontiers, westernization, modernization, and the like. Cultural invasion operates in a myriad of ways: technological innovation, mass media, and revolution of rising expectations, disruption of traditions, and new political movements. Several developmental sociologists have used conflict perspectives in their analysis of social change in the developing सोसाइटीज़। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम कल्चरल इन्वेजन की बात करें, जब यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की काफ़ी देर तक उन्होंने रूल किया है यहाँ पे। आफ्टर दैट हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, काफ़ी चेंज आया, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे यहाँ का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कल्चरल इन्वेजन हुआ है, अनवेलकम काइंड ऑफ इंट्रूशन हुआ है बाय द अदर ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कल्चरल इन्वेजन, जहाँ पे जिन्होंने क्या किया, अपने जो आइडियोलॉजी है या जो अपने सेट ऑफ वैल्यूज़ है उनको वहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश की, सो दैट वो जो ओरिजिनलिटी है उस पर्टिकुलर ग्रुप की या उस एरिया की, उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। Repercussions of ideological conflicts overflow the boundaries of the nation state or society. Capitalism, democracy, fundamentalism, egalitarianism, racial determinism, and similar persuasions account for periodic conflicts on international sense. Throughout the history of man, ideological conflict have been at the root of revolution, warfare, and international strife.
अब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात करें, इसको भी बिल्कुल सिंपल वे से अगर हम अंडरस्टैंड करें तो किन्हीं दो पर्सन की आइडियोलॉजी सेम नहीं होती है, किन्हीं दो फैमिलीज़ की आइडियोलॉजी सेम नहीं होती हैं, सबके वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं. सेम इज़ द केस विद द सोसाइटी ऑल्सो. दोनों सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ या उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं होगी, वो अलग अलग ही होगी. तो जब हम लोग बात करते हैं नेशंस की, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप्स की बात करो, किसी इंडिविजुअल की भी बात करो, तो हर किसी की आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट होगी. जब वो एक आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट होगा तो भी वो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी, विद इन द ग्रुप और विद इन द फैमिली. ठीक है. नेक्स्ट इज द लेविस-कोसर. लेविस-कोसर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले हमने बात की एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट. अब हम बात कर रहे हैं, लेविस-कोसर ने भी टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात की है. एक रियलिस्टिक होता है, एक नॉन रियलिस्टिक होता है. Conflicts which arise from frustration of specific demands within the relationship and from estimates of gain of the participants and which are directed at the presumed frustrating object can be called realistic conflict in so far as they are means towards a specific result. Simple way, realistic conflict का मतलब होता है जहाँ पे आपका कोई गोल हो, या आप अपने किसी रिज़ल्ट को फुलफ़िल करना चाहते हो, या आपकी कोई डिमांड है जिसको फुलफ़िल करना चाहते हो, उसको हम रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ठीक है. नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन आर नॉट ओकेजन बाय द राइवल एंड्स ऑफ एंटागोनिस्ट्स, अ पर्सन हु एक्टिवली अपोजिशन पर्सन को हम लोग बोल सकते हैं, बट by the need for tension release at least one of them. In this case, the choice of antagonist depends on the determinants not directly related to contentious issue and is not oriented towards the attainment of specific results. One is realistic and another one is the non-realistic conflict. Realistic conflict में क्या होता है, जब आप रिबेल करते हो, जब आप अपोज करते हो, जब आप डिसअग्री करते हो, तो वहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक गोल या आपको कोई मोटिव होता है कि आप वो जो डिसअग्रीमेंट कर रहे हो या जो रिबेल कर रहे हो, तो वो किसी चेंज को ला, मतलब आपका एक उसके पीछे कोई मोटिव होता है, कोई गोल होता है उस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे. बट जब हम नॉन रियलिस्टिक की बात करते हो, वहाँ पे आपका कोई गोल नहीं होता है, वो जस्ट टेंशन रिलीज़ करने के लिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्लैप कर दिया गुस्से में, पेरेंट ने बच्चे को स्लैप कर दिया, जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ कर दी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो रियलिस्टिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टडीज़ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप किसी तरह का कुछ भी डिसअग्री कर रहे हो विद योर टीचर कि हम लोग, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड इज़ रनिंग और आप चाहते हो कि जो आपको जैसे अभी रिसेंटली हुआ भी था, आपके एग्ज़ाम्स हो रहे थे, आपको कुछ परसेंटेज ही अटैम्प्ट करना था इन योर पेपर. अगर वैसा नहीं होता तो आप लोग भी कहीं ना कहीं डिसअग्री करते कि नहीं, कोविड था, हम लोग नहीं अच्छे से पढ़ पाए, हमारी क्लासेस नहीं अच्छी से हुई, तो हमें जो है थोड़ी रिलैक्सेशन मिले, जो कि मिली भी थी. तो अगर वैसा आप डिसअग्री करते तो कहीं ना कहीं वो एक रियलिस्टिक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक डिमांड को फुलफिल करना था, आपका एक सर्टेन गोल था, आपके सर्टेन मोटिव थे. बट नॉन रियलिस्टिक में वैसा नहीं होता. नॉन रियलिस्टिक में हमारा कोई गोल नहीं होता, हमारा कोई मोटिव नहीं होता है, वो जस्ट एक फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द कार्ल मार्क्स. अब कुछ थियरिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट थियरी. तो फर्स्ट वन जो है कार्ल मार्क्स है, द थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल. The conflict perspective derived its strength and support from the work of Karl Marx, who saw the struggle between the social classes as the measure of history. मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल की बात की हुई है, किस तरह से हमारी सोसाइटी में क्लासेस हैं, और जो एक क्लास है वो क्या है, कैपिटलिज्म है, और दूसरी क्लास जो है वर्कर्स है. और जो कैपिटलिज्म है वो किन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वर्कर्स को, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. Marx believed that human society passed through different stages of development and that each stage
contained the seeds of its own destruction. मार्क्स ने कहा हुआ है कि जो हर एक सोसाइटी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से डेवलप होती है और हर स्टेज में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है, कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न होता ही होता है जिसकी वजह से वो अपनी डिस्ट्रक्शन को फाइनलाइज कर लेते हैं. तो इसके बाद however Marx did not see history as a monotonous succession of struggle between the rich and the poor, although the class war has always been between the oppressor and the oppressed. अब ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री में हम हमेशा जो है पुअर और रिच वाला कॉन्सेप्ट ही देखेंगे. देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर जो कि डोमिनेट करेगा, ऑप्रेसर जो कि डोमिनेट हो रहे हैं बाय द डोमिनेंट्स या फिर ऑप्रेसर. The leading contenders in the social drama of conflict differed markedly in different historical periods. The capitalist society, however, is based on the concentration of the means of production and distribution in the hands of a few. अब देखो, जिसके पास फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री को ओन कर रहा है, जो जिसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हो रही है, वो ओनर है, वो जैसे मर्जी चाहे जो है चीज़ें डिसाइड कर सकता है. जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ओन नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, ना ही उनके पास अथॉरिटी है टू ओन दोज थिंग्स. जो ओन कर रहे हैं सब चीज़ें उनके पास है, उनके पास अथॉरिटी है और वो चाहे तो किसी भी तरह से जो है अपने वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. जिसकी बात जो है कार्ल मार्क्स ने की कि जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उनकी स्ट्रगल की बात की हुई है, किस तरह से दो क्लासेस में देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, resources you can say. The bourgeoisie used the state as an instrument of economic exploitation and consolidation of self-interest. Inherent in capitalist society is a tendency towards a radical polarization of the classes into two hostile camps, bourgeoisie and proletariat, the capitalists who own the means of production and distribution and the working class who own nothing but their own labor. अब जो कार्ल मार्क्स ने जिन दो क्लासेस की बात की है जो हम कैपिटलिज्म में देखते हैं वो है बुर्जुआजी एंड प्रोलेटरिएट्स. बुर्जुआजीज कौन है, जो कि ओन कर रहे हैं, हर चीज़ को ओन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन का जितना भी चीज़ें हैं वो ओन कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है. और सेकंड जो क्लास है वो है प्रोलेटरिएट्स की, वो कुछ ओन नहीं करे सिवाय लेबर के. वो आते हैं, काम करते हैं और जो कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं उनको उतना ही पे किया जाता है और उससे ज़्यादा कुछ पे नहीं किया जाता. जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वर्कर जो कि प्रोलेटरिएट्स है उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. ये बात की हुई है कार्ल मार्क्स ने, द थियोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल. नेक्स्ट इज रैल्फ डेरेनरॉफ, द रूलर्स एंड द रूल्ड. अब यहाँ पे भी दो क्लासेस आ गई, किसकी, रूलर्स की और रूल्ड की. द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ डेरेनरॉफ इज बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द रिलेशंस ऑफ अथॉरिटी. मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रैल्फ डेरेनरॉफ ने बोला हुआ है, कार्ल मार्क्स ने बोला जो इकोनॉमी है, देयर इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी. कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमी है वो हर सोसाइटी का बेस है जिसके ऊपर बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो रिलाई करता है, मतलब बाकी के इंस्टीट्यूशन जो है रिलाई कर. रैल्फ डेरेनरॉफ ने बोला कि अथॉरिटी जो है, लेजिटिमेट लीगलाइज पावर जो है वो क्या है, वो बेस है जिसके ऊपर बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो रिलाई कर रहा है. Authority structure, which is an integral part of every social organization, results in the creation of a dichotomy of position of domination and subjection. अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जिसके पास अथॉरिटी है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा. जिसके पास अथॉरिटी नहीं है अल्टीमेटली वो अप्रेस होगा, सब्जुगेट होगा विद इन द सोसाइटी. Some are entrusted with the legitimate right to exercise control over others who are subordinate to the former. This distribution of authority leads to the formation of two conflict groups corresponding to the two positions of control and subjection. Those who give orders, those who take orders. Again वही चीज़ आती है, एक रूलर है, एक जो रूल करेगा, किनको, जो कि उसके अंडर वर्क कर रहे होंगे. जिसके पास अथॉरिटी है, जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वो क्या करेगा, अल्टीमेटली वो दूसरों को डोमिनेट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा. जिनके पास नहीं है वो तो डोमिनेट हो ही रहे हैं. सो देयर
वहाँ पे क्या हो रहा है सोसाइटी में, अगेन दो क्लासेस बन रही है। जैसे मार्क्स ने बोला कैपिटलिस्ट हैं, वर्कर हैं, बुर्जुआजीज और प्रोलेटरेट्स। वो किसके बेसिस पे बने, इकोनॉमी के। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात करें अथॉरिटी की। और रैल्फ ने क्या बोला, अथॉरिटी जो है इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी का। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का हो रहा है सोसाइटी में, अथॉरिटी का हो रहा है, जिसकी वजह से एक जो है वो ऑर्डर्स दे रहा है और दूसरा ऑर्डर्स को ले रहा है। क्यों, सो दैट वो उनका अंडर वर्क कर सके। Dahrendorf has summarized the essential elements of conflict theory as follows. Dahrendorf ने क्या किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समराइज किस तरह से किया। सबसे पहले, एवरी सोसाइटी इज सब्जेक्टेड एट एवरी मोमेंट टू चेंज, सोशल चेंज इज यूबिक्यूटस। डेरेनड्रॉफ ने बोला कि हर सोसाइटी में हमें चेंज दिखता ही दिखता है, और जो वो चेंज जो है वो हर जगह है, आपको हर जगह पे वो चेंज दिखेगा। एवरी सोसाइटी एक्सपीरियंसेस एट एवरी मोमेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज यूबिक्यूटस। अब डेरेनड्रॉफ ने क्या बोला, हर सोसाइटी जो है वो एक्सपीरियंस क्या करती है, सोशल मूवमेंट किसी ना किसी स्टेज पे आके, इसीलिए जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी क्या है, यूबिक्यूटस है, मतलब हर जगह है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। एवरी एलिमेंट इन अ सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स चेंज। जितने भी सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, टूवर्ड्स इट्स चेंज, सोसाइटी में चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एवरी सोसाइटी रेस्ट ऑन कंस्ट्रेन ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय द अदर्स। एवरी सोसाइटी किस पे रेस्ट करती है, कंस्ट्रेन पे ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स बाय अदर्स। अल्टीमेटली इन नटशेल वी कैन से हमारी जो सोसाइटी है वो डायनेमिक इन नेचर है। जो उसका डायनेमिक ट्रेट है वो हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कोई एक सोसाइटी बदल रही है बाकी की सोसाइटी नहीं बदल रही है। चेंज जो है वो यूनिवर्सल है, हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। चेंज के साथ साथ जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी में वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही देयर इज़ अ चेंज विद इन द सोसाइटी ऑल्सो। और उसके बाद हमारी सोसाइटी में जितना भी चेंज है वो किन की वजह से है, जो हमारी जो किन की वजह से, वो एलिमेंट्स या वो पार्ट जो हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। और जितना भी चेंज है वो किन की वजह से है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लेविस-कोसर। लेविस-कोसर का वर्क बहुत ही डिफरेंट है। लेविस-कोसर ने बात किया हुआ है लेविस-कोसर हैज़ टॉक्ड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म, कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी सोसाइटी में क्या है, उसका एक फंक्शन है, ज़रूरी नहीं कि वो डिसफंक्शनल है। Levis-Coser has written extensively on the positive functions of society conflict, social conflict. Levis-Coser ने बात की हुई है किसकी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी पॉजिटिव साइड की बात की हुई है। कॉन्फ्लिक्ट अलाउज एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी एंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंड, मेंडिंग ऑफ स्ट्रेंड रिलेशनशिप। देखो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, और उसके अल्टीमेटली बात सब सॉर्ट हो जाता है अच्छे से। तो लेविस-कोसर का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी है, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी स्ट्रेन रिलेशंस हैं वो फिर से ठीक हो जाते हैं। इट लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज एंड enables redress of grievances through the establishment of new norms or the affirmation of the old ones। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है कि एलिमिनेट होते हैं कौन से सोर्स जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और साथ में न्यू नॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। कि कैसे, क्योंकि जो पुराने वाले हैं उनको फिर से मेंड किया जाता है या उनमें ये चेंज लाया जाता है। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द आउट ग्रुप, अ कम्युनिटी और कास्ट यूनिफाइज द इन ग्रुप। हॉस्टिलिटी मतलब ऑपोजिशन, ऑपोजिशन टुवर्ड्स द आउट ग्रुप, उनके लिए ऑपोजिशन किन से, आउट ग्रुप से क्या हेल्प करते हैं, एक जो इन ग्रुप है उनके एक यूनिफाइड ग्रुप बनाते हैं, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। When the need for greater solidarity is felt, members of the in-group tend to
exaggerate conflicts with other groups, and where such conflict exists, any deviation from the group norm is severely condemned. और conflict theory, see, अगर दो ग्रुप्स है, दो ग्रुप्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो उन दोनों ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनमें सॉलिडारिटी और बढ़ जाएगी, तो वो जो है अपने ग्रुप को जो है और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे. Social conflict not only generate new norms and institutions but also new coalitions and alliances. They bring about technological improvements, revitalize the economy and lubricate the social system, and they facilitate the release of tension and frustration and enable the social system to adjust itself. Social conflict जो है वो उनकी वजह से न्यू नॉर्म्स तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ जो है न्यू अलाइंसेस भी बनते हैं, एक न्यू सिस्टम की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद जो है सोशल सिस्टम जो है वो अपने आप को फिर से एडजस्ट कर लेता है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूवमेंट्स हैव ऑफन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड पॉजिटिव सोशल चेंज. सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी भी मूवमेंट की वजह से हमेशा एक रेवोल्यूशन आता है, और वो रेवोल्यूशन की वजह से हमेशा एक पॉजिटिव सोशल चेंज ही आता है. देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट ऑलवेज और नेसेसरली डिसफंक्शनल. देयरफॉर इन सब कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग मद्देनज़र रखें तो हर बार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिसफंक्शनल नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल भी होता है. उसकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, रेवोल्यूशन आता है, न्यू नॉर्म्स की एस्टैब्लिशमेंट होती है, इकोनॉमी बेटर हो जाती है, बाकी के इंस्टीट्यूशन भी बेटर हो जाते हैं, या इन नटशेल हमारी जो सोसाइटी है वो बेटर बन जाती है. तो इसमें हम लोगों ने बात की है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की. आज के लेक्चर में सबसे पहले जब आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करोगे, अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको इसमें सबसे पहले बात करनी है पर्सपेक्टिव की. पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो हम लोग बाकी 2 लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से उसको गो थ्रू करें एक बार, उसमें से अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले कि पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है. उसके बाद आप बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का इंट्रोडक्शन, देन कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स, कितनी टाइप्स की कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हमने बात की एंडोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट, एक्सोजीनियस कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद लेविस-कोसन ने 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात की हुई है, रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक. फिर आपने बात करना है कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोरिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमने बात किया कार्ल मार्क्स की, राल्फ डेरेनड्रॉफ की, एंड लास्ट में हमने बात की लेविस-कोसन की. Thank you.